गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं और वह है डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का पार्ट 1 है और इसमें हम दो बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा बहुत ही आसान तरीके से, और दूसरा बेस पेयरिंग रूल। इसी दो तथ्यों के आधार पर वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल तैयार किया था, तो इसी का हम आज जिक्र करेंगे। बहुत आसान तरीका है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दिया है डीएनए स्ट्रक्चर। एग्जाम में लिखने के लिए बहुत अच्छा नोट्स है। इट वॉज गिवन बाय आप जानते हैं कि सबसे पहले इसको देने वाले थे वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने 1953 में दिया था। इन 1953 1953 में उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। उसका आधार था वेस्टॉन। उनका दो आधार था। नंबर 1, एक्सरे डिफ्रैक्शन, डाटा, और नंबर 2 था बेस पेयरिंग रूल। दो तथ्यों के आधार पर यह तथ्य दिया गया, यह फैक्ट्स दिया गया। दोनों फैक्ट्स को जो बताया गया उसके आधार पर वाटसन एंड क्रिक साहब ने 1953 में एक डीएनए का मॉडल तैयार किया। अब हम इसको देखते हैं, बहुत ही आसान है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा में क्या हुआ। नंबर 1, एक्सरे। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा was given by, इसमें दो साइंटिस्ट का हाथ है, जिसमें एक का ज्यादा है, विलियम विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विलियम एंड फ्रैंकलिन इन 1952। दो साइंटिस्ट हैं जिसमें ये मेन है। फ्रैंकलिन साहब ने ज्यादा वर्क किया था, इनका ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा इज गिवन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, एग्जाम के लिए। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1952 में बताया, क्या बताया कि उन्होंने सबसे पहले एक्सरेज,
एक्सरे साहब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा में फ्रैंकलिन और विल्किन साहब ने क्या किया 1952 में कि डीएनए का क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल ऑफ डीएनए, क्रिस्टल ऑफ डीएनए, डीएनए का क्रिस्टल लिया। क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड, क्रिस्टल मीन्स सॉलिड होता है। तो डीएनए का स्पेसिमेन लिया, सॉलिड क्रिस्टल लिया स्पेसिमेन, और उस पर एक्सरे सप्लाई किया गया। जब एक्सरे सप्लाई किया गया तो इधर पर्दा पर फिल्म बना, वो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, एक फोटोग्राफी जो लिया जाता है उसमें एक प्लेट होता है, उसी पर ये इमेज बना फोटोग्राफिक प्लेट पर, और ये जो इमेज बनता है वो इस प्रकार का इमेज बना। तो फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि दिस इज द स्ट्रक्चर, इसी तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात बता गई कि ये स्ट्रक्चर जो है हेलिक्स है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि एक बार फिर हम बोल देते हैं कि क्रिस्टल ऑफ आइस लिया गया, उसमें एक्सरे सप्लाई किया गया, क्रेन सप्लाई की गई, इससे इस प्रकार का पिक्चर आया। दिस इज द पिक्चर, दिस इज द इमेज। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इसे लिख सकते हो। उन्होंने कमेंट्स किया, कमेंट्स थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। कमेंट्स में ये बताया कि भाई सेड सॉर्ट ऑफ हेलिक्स है, सेड ए सॉर्ट ऑफ हेलिक्स, इसका स्ट्रक्चर किन्होंने बताया, हेलिक्स है। हेलिक्स का मतलब दो रोप जो होता है एक दूसरे से लपेटा हुआ रहता है, हेलिक्स के रूप में है विथ 3.4 एंगस्ट्रॉम पीरियोडिसिटी है। ये सब बता दिया कि एक और दूसरे के बीच का जो टर्न है, ये देखिए एक है और दूसरे के बीच का जो टर्न है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, उन्होंने ये बताया। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, 3.4 पीरियोडिसिटी उन्होंने ये बताया एंगस्ट्रॉम्स का। तो ये जो डेवलपमेंट था विल्किन और फ्रैंकलिन का था। विल्किन और फ्रैंकलिन साहब ने ये तथ्य बताया, उजागर किया। ये शॉर्ट है, बहुत ही आसान है, ब्रीफ है, ज़्यादा नहीं इसमें जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ध्यान रखें। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा है, यह डाही डाटा प्राप्त हुआ, यह सिग्नल प्राप्त हुआ। अब चलते हैं बेस पेयर रूल। बेस पेयर नंबर 2, नंबर 2 है बेस पेयर रूल गिवन बाय साइंटिस्ट है जिसका नाम है चारगोप्स। चारगोप्स गिवन बाय चारगोव, चारगोव के द्वारा दिया गया इन 1944 में दिया गया, 1944 में। बेस पेयरिंग रूल्स को चारगोप्स रूल्स भी कहते हैं, चारगोप्स रूल, या इसे हम चारगोप्स बेस पेयरिंग रूल भी कहा जाता है। चारगोप्स बेस पेयरिंग रूल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बेस पेयरिंग रूल, चारगोप्स रूल या चारगोप्स बेस पेयरिंग रूल। इट इज गिवन बाय चारगोप इन 1944, 1944 में वो दिया गया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट्स देखिएगा फीचर, इसमें जो बताया गया नंबर 1 है कि प्यूरिन एंड पायरिमिडिन purine and pyrimidines occur
इक्वल अमाउंट, इसको फटाफट लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है इक्वल अमाउंट में ये बताया गया कि प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इक्वल अमाउंट में उपार्जित होते हैं, यानी A इक्वल टू T है तो G इक्वल टू C है। ये सब इक्वल अमाउंट में है। ये सब इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। नंबर 2 में देखिएगा बेस पेयर्स और क्या दिए जो देखिएगा, बेस पेयर्स आर ज्वाइंड बाय H बॉन्ड, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बेस पेयर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है। बेस पेयर्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। उन्होंने ये भी कहा कि ए और टी में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब भी उन्होंने ही बताया था। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट देखे कि प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इक्वल अमाउंट में होता है, जितने भी स्पीसीज होते हैं अपने अपने, और बेस पेयर जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। नंबर 3, रेशियो ऑफ A प्लस टी, A टू टी। A टू टी का रेशियो जो होता है, द रेशियो ऑफ A टू टी एंड दैट ऑफ C टू G, A to T and C to G is equal to 1। तो कहते हैं दोनों का रेशियो 1 होता है और 1 क्या है, कांस्टेंट माना गया है। जैसे इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट A बाटा बाई टी इज इक्वल टू G बटा C इज इक्वल टू 1। या ऐसे भी आप लिख सकते हो A प्लस G, A प्लस G बटा T प्लस C इक्वल टू 1। बोथ आर द सेम इन दिस कंडीशन, ये दोनों समान है। 1/2 इज इक्वल टू G बाई C इज इक्वल टू 1, या 1 प्लस G बटा T प्लस C इज इक्वल टू 1। सो 1 इज द कांस्टेंट। जितने भी स्पीसीज होते हैं सभी स्पीसीज के लिए 1 वैल्यू जो है, वैल्यू इज कांस्टेंट, वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज। जितनी भी स्पीसीज होती हैं सब के लिए वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है। सो कांस्टेंट इज वॉल्यूम फॉर ऑल स्पीसीज। तो ये नंबर 3 हो गया कि रेशियो जो होता है वो रेशियो इक्वल होता है। दिस इज द वंडरफुल पॉइंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, इसको याद रखिएगा कि रेशियो दोनों का 1 होता है। A टू T एंड C टू G या G टू C, कर सकते हैं, रेशियो 1 है। नंबर 3rd पॉइंट, नंबर 4, प्यूरिन। एकदम बढ़िया से समझ, प्यूरिन इक्वल टू A एंड G होता है, जबकि पायरिमिडिन इज इक्वल टू T एंड C। प्यूरिन में A एंड G आता है, जबकि पायरिमिडिन में थायमिन एंड साइटोसिन आता है।
और हम इसको कह सकते हैं ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, और हम इसको कह सकते हैं ए प्लस सी इक्वल टू टी प्लस जी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके जगह पर उलट दीजिए, बोथ आर द सेम। ए प्लस सी इक्वल टू टी प्लस जी। A was neither equal to C. A is neither equal to C. A कभी C के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग हैं। And G is neither equal to T. और G जो है T के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए दिस फिगर इज राइट। इस फिगर को आप ठीक से देख लीजिए। प्यूरिन में ये दोनों आता है, पायरिमिडीन में थायमिन एंड साइटोसिन आता है। A प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी या A प्लस सी इक्वल टू टी प्लस जी, ये सब तरह की पेयरिंग है। एक सिंगल रिंग का होता है, एक डबल रिंग का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, बाद में स्ट्रक्चर में बताएंगे। तो A जो है C के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि A के साथ C का कोई पेयरिंग नहीं है, हमेशा T का पेयरिंग है। उसी तरह G का T के साथ पेयरिंग नहीं होता है, वो इक्वल नहीं हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि A प्लस टी इज नॉट इक्वल टू, A प्लस टी जो होता है, A प्लस टी इज नॉट इक्वल टू G प्लस सी। दोनों अलग अलग फिगर है। A के साथ T का कॉम्बिनेशन है, G के साथ C का कॉम्बिनेशन है, दोनों अलग कॉम्बिनेशन है। ये ज्यादा भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, कोई एगो कम कोई एगो ज्यादा संख्या में हो सकता है, ये कोई जरूरी थोड़े है। लेकिन ये दोनों के बराबर नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू। हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। घर में बैठ के एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इट इज एनफ। नेक्स्ट पॉइंट जो भी रहे, 6 होगा या 5 होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शुगर 5, 6 एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट, शुगर में होता है डीऑक्सीराइबोस, और फॉस्फेट, ये दोनों जो होता है इक्वल इन ऑकर्स इन इक्वल नंबर। हमेशा समान संख्या में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शुगर और फॉस्फेट होता है वो बेस से अटैच होते हैं, तो बेस जितना रहेगा शुगर फॉस्फेट उतना रहेगा, उसी के आधार पर इसका अटैचमेंट होता है। अगर बेस की संख्या इक्वल टू इसकी संख्या, तो हमेशा बराबर रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में सब रहता है, शुगर रहता है और फॉस्फेट्स रहते हैं, बिना उसकी न्यूक्लियोटाइड्स तो होगा नहीं। सो इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट on the basis of above facts,
वैसे शॉर्ट्स है। ये दोनों के आधार पर एक्सरे डिफ्रैक्शंस है और दूसरा हो गया आपका बेस्पेरिक रूल ऑफ द चारगॉप्स। ये दोनों को लेकर के, ये दोनों को आधार मान करके आपका जो वाटसन एंड क्रिक साहब ने एक मॉडल तैयार किया, जिसको डीएनए का आर्टिफिशियल मॉडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उन्होंने ये प्रकट किया और 1962 में ये मॉडल दिया। इट वाज गिवन इन 1953 में। 1953 में ये मॉडल उन्होंने दिया था वाटसन एंड क्रिक साहब। इस तरीके से हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया। इस वीडियो में हमने देखा कि दो चीज़ें हमने बताई कि ये शुरुआत था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया, क्योंकि इसके पहले किसी को पता नहीं था कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये दोनों वैज्ञानिक आपका और जो वैज्ञानिक हैं विल्किन एंड फ्रैंकलिन हैं और बेस्पेरिक रूल देने वाले चारगॉप्स साहब हैं, ये दोनों ने मिलकर के जो तथ्य एकत्रित किया, तथ्य डाटा प्रस्तुत किया, उसके माध्यम से क्रिक साहब ने, क्रिक का ज़्यादा रोल है इसमें, क्रिक का ज़्यादा रोल है, वाटसन का कम रोल है। तो क्रिक एंड वाटसन जो भी रहा हो, इसके माध्यम से हमको डीएनए स्ट्रक्चर का स्वरूप मिला और उन्हें विश्व पटल पर दिया। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा और इसका अध्ययन करिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस किया। इसको 2-3 बार सुनोगे तो ऐसे भी याद आएगा। इसमें कोई ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, बट विदाउट लैंग्वेज हमने ज़्यादा दिया है, कोशिश किया है कि फिगर के बाद हम एक्सप्रेस कर सकें और एग्जाम में लिखने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, टाइम नहीं। तो इस तरह इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और हम इसके बाद हम बंद करते हैं। थैंक यू।